hydrogen atoms are not stable in their atomic state. That's why they exist in a atomic form. हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो अपने एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि उनकी वैलेंसी में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हिटलर और लंडन ने एक मेथड प्रोवाइड किया था जिसे हम हिटलर लंडन मेथड के नाम से जानते हैं। ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है स्टेबल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस मेथड को समझते हैं। हिटलर एंड लंडन, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो हाइड्रोजन एटम्स लिए और उनसे एक सिस्टम का कंसिडरेशन किया। वो सिस्टम इस टाइप से है कि उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस r12 है। दो प्रोटॉन हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कैपिटल R है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस उनके न्यूमेरिक वैल्यू, उनके पोजीशन न्यूमेरिक वैल्यू और उनके प्रोटॉन के पोजीशन अल्फ़ाबेटिक वैल्यू से डिनोट किए गए हैं। R21 फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड फर्स्ट प्रोटॉन एंड R1b फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड द सेकेंड प्रोटॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस R1a, फर्स्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन और सेकेंड प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस R2b। अगर हम इस सिस्टम को बात कर रहे हैं तो इस सिस्टम में कोई ना कोई एनर्जी होगा, तो हम पहले बात करते हैं उस पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का होगा, हम पोटेंशियल एनर्जी क्या जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है V = Q²/R। सो हमारे पास चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो उनका क्या हो गया, -e²/R1a -e²/R2a -e²/R1b -e²/R2b प्लस e²/R केवल प्रोटॉन्स का जब हम कंसिडरेशन करेंगे, एंड e²/R12 केवल इलेक्ट्रॉन्स का जब हम कंसिडरेशन किए, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर इक्वेशन, for the first system del 1 square 5 plus second system del 2 square 5 plus 2m by h cut square e minus v phi equals to 0. This is equation 2. हम कन्वीनियंस के लिए इस सिस्टम को हिटलर लंडन मेथड को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला कंडीशन जब रहेगा जब हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हों, ठीक है, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो कंसीडर करते हैं अगर हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर हैं तो R जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। R अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस था, मीन्स प्रोटॉन से जितना भी डिस्टेंस था, वो क्या हो जाएगा, वो नेग्लिजिबल हो सकता है। सो हम किसको लेंगे? हम केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के डिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच के डिस्टेंस वो क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तब के केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला? तब के केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी मिला -e²/R1a -e²/R2b। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ फॉर इक्वेशन नंबर 3 वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन द इक्वेशन 2। सो द वैल्यू ऑफ दिस वी आर गोइंग टू पुट इट हियर। सो वी गेट द वैल्यू phi1² plus phi2² plus 2m h cut square e minus e²/R1a minus e²/R2b. Phi minus minus will get plus, minus minus will get plus. So the equation will becomes this part. Okay. Now, according to the wave equations, so wave equations will be what? They will be independent for the two hydrogen atoms. Okay. So we get the eigenfunctions of this system. It will be product of their wave functions. Means for the first system phi1a and phi2b, they are product of the wave functions for the given system. Suppose it is our equation, another equation A. So if hydrogen atom is in the ground state, then wave function will be what?
it will be for the first proton, okay, for the first proton it will be 1 upon pi a naught cube multiplied by e to the power minus r1 a by a naught. It is the distance between the protons. And for the second wave function it will be what, phi b2 will be equals to 1 upon pi a naught cube e to the power minus r2b by a naught. So electron 1 and electron 2 are indistinguishable, okay, they are what, indistinguishable. So ये क्या हो सकते हैं, ये म्यूचुअली एक्सचेंज हो सकते हैं बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए, उनकी एनर्जी को अफेक्ट किए. ये इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 हम दोनों ही हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी उनके सेम होंगे. इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो अगर हम उन्हें एक्सचेंज कर देते हैं तो ये किसी भी सिस्टम को या उनके एनर्जी लेवल को अफेक्ट नहीं करेगा. तो हमने क्या किया, पहले हमने जो वैल्यू लिखा था पोटेंशियल का वो क्या था, V इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर बाई R1b माइनस ई स्क्वायर बाई R2 है. तो हमने इसे क्या कर दिया, जस्ट आगे लिख दिया, ठीक है. तो हमें इक्वेशन, वेव इक्वेशन हमें अब वेव फंक्शन इक्वेशन हमें किस फॉर्म में मिला, फाई a2 फाई b1. तब हमें, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, टू फोल्ड डिजेनरेसी मिल रहा है. क्या मिल रहा है, टू फोल्ड डिजेनरेसी मीन्स हमें जो एक्सचेंज मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, दो तरीकों से मिल रहा है. पहला, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आइगन फंक्शन इक्वेशन 1 फॉर इक्वेशन 1 एंड फॉर इक्वेशन 2, ये क्या होगा, वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है. इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों ही क्या होंगे, वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है. ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया. अगर ये वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें ये मिल रहा है कि हाइड्रोजन क्या है, स्टेबल है मॉलिक्यूलर स्टेट में, ठीक, क्योंकि हमने दो को कंसिडर किया. सेकेंड केस हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड केस हो जाएगा जब दो एटम को हम क्या लाएं, एक दूसरे के क्लोज लाएं, ठीक है. पहला केस क्या था, जब दोनों एटम्स क्या थे, एक दूसरे से फार अवे थे. अब दूसरा केस क्या होगा, दो एटम एक दूसरे से क्या है, क्लोज है. अगर ये दोनों क्लोज हैं तो इक्वेशन नंबर हमारा जो 1 था, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, वो हम डायरेक्ट उसे क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. दोनों क्लोज हैं तो डिस्टेंस से क्या होगा, पूरा इक्वेशन सेम हो जाएगा. वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिला, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमें कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ. ये पोटेंशियल एनर्जी जो था ये पूरा का पूरा सेम रहा, ठीक. इसलिए आइगन फंक्शन क्या होगा, या तो आइगन फंक्शन सेम होगा या फिर वो चेंज होगा केवल उनके साइन के लिए, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या चेंज हुआ है, केवल और केवल साइन चेंज हुआ है, ठीक है. तब वेव फंक्शन, तब हमें एक वेव फंक्शन क्या मिला, वेव फंक्शन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, ठीक है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के लिए वेव फंक्शन क्या मिला, इनके नॉर्मलाइज्ड वैल्यू और इनके वेव फंक्शन के प्रोडक्ट के, ठीक है. दोनों ही केस में जब मॉलिक्यूल्स अपने ही डिस्टेंस, अपने ही प्लेस पे थे और दोनों क्या थे, इनके प्लेस एक्सचेंज किए थे. तो हमें सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या मिला, हमें सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिला नॉर्मलाइज्ड वेव इक्वेशन, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट इनटू सम ऑफ देयर वेव इक्वेशन इन द when protons are in their place and when protons are exchanged their placed. and antisymmetric क्या मिला, normalized wave equation for antisymmetric, और प्लस की जगह यहाँ पास क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक का बात हो रहा है, ठीक है. एंटी सिमेट्रिक है तो साइन जरूर चेंज होगा. नॉर्मलाइज्ड कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है. NS इज इक्वल्स टू फॉर सिमेट्रिक 1 अपॉन √2 + 2s, ठीक है. 2 + 2s मीन्स मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दैट्स द वैल्यू वी गॉट. एंड एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या मिला, 1/√2 - 2s, ठीक है. तो सिमेट्रिक इक्वेशन हमें क्या मिल गया ओवरऑल, अगर हम लोग देखें, ठीक है, ओवरलैप इंटीग्रल देखें, क्योंकि एटम्स क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तभी वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं. तो हमें इक्वेशंस क्या मिलेगा, S इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन phi a1 phi b1 फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, phi a2 phi b2 फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू देयर चेंज d1 tau एंड d2 tau. सो ये ओवरलैप इंटीग्रल S क्या है, ओवरलैप इंटीग्रल है, और ये हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा.
So according to the perturbation, first perturbation calculation, perturbation function, okay, perturbation function will be equals to what? It will be equals to, W will be equals to minus E square by R2A minus E square by R1B plus E square by R plus E square by R12, ठीक है, जहाँ पे E स्क्वायर बाई R2A, ठीक है, E स्क्वायर बाई R2A क्या है? ये है आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस, फर्स्ट प्रोटॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन। R1B फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस। E स्क्वायर बाई R बोथ प्रोटॉन्स के बीच का सेपरेशन एंड E स्क्वायर बाय R12 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का सेपरेशन। सो इसको अगर हम समराइज करें तो हमें क्या मिल रहा है? आइगन वैल्यू जो है आइगन फंक्शन से जो कोरस्पॉन्ड हो रही है, ठीक है, आइगन फंक्शन हमारे फाई एस और फाई ए है, ठीक। सो हमें क्या मिला? ई एस इज इक्वल्स टू 2EH फॉर द हाइड्रोजन आइगन फंक्शन प्लस k प्लस j बाई 1 प्लस एस, एंड फॉर द एंटी सिमेट्रिक आइगन वैल्यूज विल बी वॉट? EA विल बी इक्वल्स टू 2EH प्लस k माइनस j बाई 1 माइनस एस, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक के केस में माइनस हो जाएगा, सिमेट्रिक के केस में प्लस। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सो मेरे चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।